ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगला हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो अगला दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36 को हम सॉल्व कर रहे हैं। बड़े जो क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की समान छड़ एक वेज के 40 सेंटीमीटर निशान पर संतुलित होती है। 200 सेंटीमीटर लंबाई की है, कितने की बेटा? 200 सेंटीमीटर की। ये हमने एक छड़ बना ली। इसने बोला है कि यहां से 20 सेंटीमीटर, ये जीरो वाला है, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक आपने किसी द्रव्यमान को लटका के रखा हुआ है और ये द्रव्यमान कितने का है? 2 kg का है, ये वाला द्रव्यमान। ओके, ठीक है। इसे बोला रखा है कि 40 सेंटीमीटर निशान पे ये संतुलित होती है, यानी कि यहां से ये वाली जो दूरी है वो कौन सी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर ये संतुलित होती है, यानी कि यहां पर एक वेज रखा हुआ है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, यानी कि यहां पर बैलेंस हो रही है इस पॉइंट के सापेक्ष। और ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, इसने बोला है कि यहां से 160 सेंटीमीटर की दूरी पर एक द्रव्यमान और है, यहां पर 160 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे किसी द्रव्यमान को लटका के रखा गया है। मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान क्या है? m है, ठीक है। तो इसने बोला है कि 1-2 किलोग्राम द्रव्यमान का छड़ 20 सेंटीमीटर पर निलंबित किया जाता है। बेटा देखो यहाँ पर इसको निलंबित कर दिया गया है, तथा दूसरा अज्ञात द्रव्यमान m छड़ से 160 सेंटीमीटर निशान से निलंबित किया जाता है। एक दूसरा द्रव्यमान और है m, जो यहाँ से 160 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हमारे को देखो डायग्राम भी दे रखा है बेटा, ठीक है ना। 160 सेंटीमीटर की दूरी पर निलंबित किया जाता है। फिर इसने लिखा ज्ञात कीजिए कि m का मान क्या हो जिससे छड़ है वो संतुलित अवस्था में रहे। इसने बोला कि इस m का मान क्या रखा जाए जिससे ये छड़ है वो संतुलित में रहे। संतुलित होने का मतलब है न तो इधर घूमेगी और न ही इधर घूमेगी। और बेटा एक काम की चीज ये भी है, इसमें दिया हुआ कि 500 ग्राम छड़ का जो द्रव्यमान है ना वो 500 ग्राम दे रखा है, मतलब हाफ kg, आधा kg, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो बेटा ये द्रव्यमान छड़ का कोई ना कोई द्रव्यमान है, और द्रव्यमान हम कहाँ मानते हैं किसी भी छड़ का? अरे सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि बीच में, यहां से कितनी दूरी पर? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो द्रव्यमान बेटा होगा वो कितना होगा? हाफ kg होगा। ये किसका होगा? ये बेटा किसका होगा? छड़ का होगा। यानी कि यहाँ पे टोटल 3 द्रव्यमान है। अब देखो यदि केवल ये होता तो छड़ ऐसे घूमती, रोटेट होती एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं होता और ये दोनों होते, केवल ये दोनों होते तो ये ऐसे घूमती, यानी कि इसका भी बल आगुण लगेगा। यदि ये होगा तो डायरेक्ट मतलब बल आगुण इस दिशा में लगेगा, ये दोनों होंगे तो बल आगुण इस दिशा में लगेगा। यदि मैं बोल रहा हूं कि इनका बल आगुण और इनका बल आगुण यदि बराबर हो जाए तो ना तो ये इधर घूमेगी ना इधर घूमेगी, यानी कि छड़ है वो बैलेंस हो जाएगी। बस हमारे को ये करना है, तो हम लिखेंगे इनका बल आगुण तथा इनका बल आगुण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बल आगुण बेटा कितना लगेगा? तो बल आगुण का फॉर्मूला गली गली में बच्चा करता है ना। बल आगुण का फॉर्मूला क्या होता है? क्रिया बल इंटू क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। ये क्या है बेटा? क्रिया रेखा। यहाँ से कितनी दूरी होगी बेटा? और ये 20 सेंटीमीटर पे है, ये 40 सेंटीमीटर पे, ये दूरी बेटा क्या निकल के आएगी? 20 सेंटीमीटर। क्या निकल के आएगी? 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बल कितना होगा? अरे बेटा mg, कितना फोर्स लगेगा? m इंटू जी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं m इंटू जी इंटू यहाँ से दूरी कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू इनका बल आगुण। अरे ये द्रव्यमान कितना है? यहाँ पे द्रव्यमान भी लिख दो आप बेटा। कितना दे रखा है द्रव्यमान? 2 दे रखा है। जी कितना होगा बेटा? 10 होगा। ये भी यहाँ पे आप रख दो, इज इक्वल टू, अरे इसका बल आगुण कितना लगेगा वो निकाल दो भाई। इसका बल आगुण बेटा लगेगा, वो लगेगा, इसका द्रव्यमान कितना है? 1/2 इंटू एम जी, जी यानी कि 10 इंटू दूरी कितनी है दोनों के बीच की? अरे ये पॉइंट कहाँ होगा बेटा? 100 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है किसका? छड़ का। तो आधा kg m इंटू जी इंटू एच। अरे ये दूरी बेटा क्या निकल के आएगी? 60 सेंटीमीटर प्लस ये द्रव्यमान कितना है बेटा? m निकालना है। जी का मान कितना होगा बेटा? 10 इंटू ये हो गया हमारे पास में बल। अरे इसका बल mg आएगा ना, ये mg हमने लिख दिया। ये दूरी यहाँ से बेटा कितनी होगी? ये है 40 सेंटीमीटर पे, ये है 160 सेंटीमीटर पे, दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो आएगा 120। इसको सॉल्व करो, यहाँ से m निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 बार कटेगा। यहाँ पर अपन करेंगे यानी कि 200 और 2
20 का गुणा 10 से किया कितना आ जाएगा 200, 200 का गुणा 2 से किया कितना आएगा 400। यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200, क्या हो जाएगा बेटा 1200 एम हो जाएगा। यहाँ से आप 400 में से 300 को इधर भेजोगे 100 आएगा इज इक्वल टू 1200 एम आएगा। अरे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो हमारे पास में एम बेटा क्या निकल के आ जाएगा 1/12 किलोग्राम। बहुत ही हल्का सवाल, बहुत फर्जी सवाल, ठीक है। ये तो लल्लू टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी एक डायरेक्ट, जिसको भी मैं पढ़ाता हूँ मेरे पास में जो बच्चे कोचिंग में आ रहे हैं उनको मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखवाता हूँ कि धारा को किस तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे हम, धारा को किस तरीके से बांटा जाता है उसको हम देखते हैं कि धारा को किस तरीके से बांटना है। तो 37 पर आते हैं हम, 37 नंबर। अरे यहाँ पे हमारे पास में एक प्रतिरोध है R1, यहाँ से धारा आ रही है I1। आगे जाकर के हमारे पास में 2 प्रतिरोध हैं, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है R2 और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है R3। इसने बोला है कि I1 इसमें जाने वाली जो धारा है वो है I2 और इसमें जो धारा जा रही है वो जा रही है I3। तो इसने बोला है कि I3 तथा I1 का अनुपात क्या होगा। अरे बेटा I3 तथा I1 का अनुपात क्या होगा वो हमारे को चेक करना है। अरे भाई देखो यहाँ से कितनी कुल धारा आ रही है I1 आ रही है, कितनी आ रही है I1। ये I1 आगे जाकर के 2 भागों में बटेगी, अरे बटेगी ना, 2 भागों में बटेगी। अब धारा डिवाइडेशन रूल आपको पता होना चाहिए, धारा को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो धारा को डिवाइड करने के लिए मैंने आपको नोट्स के अंदर ये लाइन भी लिखवा रखी है कि किस तरीके से आपको धारा को डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास में ये 2 प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध है R1 और एक प्रतिरोध है R2। यहाँ से धारा आ रही है I, तो इस धारा I को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। मान लेते हैं कि इसमें धारा I1 जा रही है और इसमें धारा I2 जा रही है। तो फॉर्मूला होता है कि ये वाली धारा कितनी होगी I1 इज इक्वल टू, दोनों प्रतिरोधों का टोटल कर दो, दोनों प्रतिरोधों का क्या करोगे टोटल करोगे। इसमें धारा निकालनी तो इसका प्रतिरोध लिखेंगे यानी कि R2। हम ये धारा को बांट रहे हैं, कौन सी धारा को बांट रहे हैं I धारा को, यानी कि इतनी धारा इसमें जाएगी। आपको इसमें धारा I2 का मान निकालना है तो I2 बराबर R2 की जगह R1 लिख देंगे, अपन में R1 प्लस R2 इंटू I। टोटल धारा को बांटना है, इसी अनुपात में बटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। अरे यहाँ से कितनी धारा आई I1 धारा आई, इसमें हमारे को निकालने की इसमें धारा कितनी जाएगी, यानी कि हमारे को क्या निकालना है I3 का मान। कैसे निकालेंगे, अरे धारा को बांटना है 2 भागों में, कैसे बांटेंगे तो दोनों का टोटल प्रतिरोध लिखो R2 प्लस R3 लिखो, ओके। कौन सी धारा को बांट रहे हैं, इधर से आने वाली धारा I1 को बांट रहे हैं, जिसको बांट रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। अरे धारा इसमें निकालनी है तो प्रतिरोध इसका लिखेंगे और इसमें निकालनी है तो प्रतिरोध इसका लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बेटा R2, ओके। बस इसको सॉल्व कर दो। अरे I1 को इधर भेज दो तो आएगा I3 अपॉन में I1 और यहाँ से बेटा आंसर निकल के आएगा R2 अपॉन में R2 प्लस R3 और यही हमारा आंसर होगा। बहुत फर्जी टाइप का था और इसका जो ऑप्शन आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। वो दिया गया है हमारे को, गेट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, गेट दे रखा है। यहाँ पे ये वाला हमारे को एंड गेट दे रखा है, ओके ठीक है। और यहाँ से हम एक वैल्यू A डाल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक और गेट लिख रखा है और ये नैंड गेट है क्योंकि आगे नॉट बना हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट C है और यहाँ पर एक पॉइंट B है। यहाँ से हम इनपुट B दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट A दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट C दे रहे हैं, ठीक है। और दोनों यहाँ पर आकर के एक हमने और गेट ले लिया, इस और गेट में इसको डाल रहे हैं जिसका आउटपुट हमारे को Y मिल रहा है। तो इसने बोला है कि भाई कौन सा ग्राफ सही होगा। देखो आप ग्राफ से देखो, ऊपर जो दिया हुआ है ना A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू दे रखी है। तो स्टार्टिंग में देखो A की वैल्यू को हम क्या डाल रहे हैं 0, B की वैल्यू को भी क्या डाल रहे हैं 0, C की वैल्यू को भी क्या डाल रहे हैं हम 5 डाल रहे हैं, यानी कि C की वैल्यू को हम ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि A को हमने ले लिया 0, ओके। फिर नीचे देखो आप B की वैल्यू को भी 0 ले रहे हैं, ठीक है। और C की वैल्यू को हम ले रहे हैं 0 और 5 में से 5 ले रहे हैं, यानी कि हाई वैल्यू को ले रहे हैं, यानी कि हाई वैल्यू को लिखा जाता है 1 से, यानी कि हम इसको 1 ले रहे हैं।
तो आंसर बेटा क्या आएगा उसको हमारे को चेक करना है। देखिए यहाँ से बेटा 0 जाएगा, यहाँ से आप 0 डाल रहे हो यानी कि इसमें भी 0 जाएगा, इसमें भी 0 जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 + 0। अरे ये तो गुणा करने का काम करता है ना, एंड गेट तो 0 डॉट 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्या है बेटा 0, यहाँ पे क्या है 1, 0 डॉट 1 कितना हो जाएगा 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 0 और 1 दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा 1, यानी कि आपको 0 का मतलब होता है निम्न सिग्नल वैल्यू, जो सिग्नल मतलब लो सिग्नल, और 1 का मतलब होता है हाई सिग्नल, और हाई सिग्नल बेटा हम कितना है 5 दे रखा है, तो आंसर में भी क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। देखो फर्स्ट वाले में 0 लिखा हुआ है, सेकंड वाले में 0 लिखा हुआ है, थर्ड वाले में 5 दे रखा है। देखो इसके आगे एक सीधी लाइन बन रखी है थर्ड के अंदर, ऐसा दिया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है ना, यानी कि इसमें तो 5 आएगा। ओके, फोर्थ में भी आपको 5 मिल रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरे और चौथे में जो आंसर मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है 5 और 5। चलो सेकंड वाली कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। चलो T1 टाइम पर हम देख लेते हैं। T1 टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, A को 1 डाल रहे हैं, A को क्या डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं, ओके। B को क्या डाल रहे हैं 0 डाल रहे हैं, ओके। और फिर हम क्या कर रहे हैं C को डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं, ठीक है। देखो T1 और T2 के बीच में A की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, B की वैल्यू क्या है 0, C की वैल्यू भी क्या है मैक्सिमम है, ठीक है, यानी कि 1 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम। आंसर क्या मिलेगा देख लेते हैं। हाँ 1 यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा, 1 और 0 कितना हुआ बेटा 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 0 और 1 का मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, 0 का उल्टा 1 आएगा, 0 और 1 यहाँ पे क्या मिलेगा 1। यानी कि इस कंडीशन में भी जो आंसर बेटा हमारे को मिलेगा T1 और T2 समय अंतराल में वो भी क्या मिलेगा, मतलब हाई वोल्टेज मिलेगा 1। अरे 1 आप हाई सिग्नल है ना 1, तो यहाँ पर भी आपको 1 मिल रहा है ना, 5 लेते तो यहाँ पर भी क्या मिलता 5। थर्ड को भी चेक कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो हमेशा एक सीधी लाइन मिल रही है, यानी कि वोल्टेज हमेशा हाई मिल रहा है, 5 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं हम बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 इसको हम डिस्कस करते हैं बेटा, रब कर दे इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो बेटा दिया गया है वो दिया गया है बेटा, देखो हमारे पास में ये लॉरेंस समीकरण हमारे को पता होती है कि ये समीकरण होती है किसी आवेश पर लगने वाले बल के लिए। कोई आवेश Q है, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से प्रवेश करता है तो फोर्स कितना लगता है, बराबर QV भी लगता है ना, QV sin थीटा, यानी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र जैसे हमारे पास में अंदर की ओर है, और यहाँ पर कोई आवेश है हमारे पास में Q जो कि इसमें लंबवत प्रवेश करता है, तो हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे इसका जो पथ होता है वो क्या हो जाता है, वर्ताकार पथ होता है। कैसे होता है, और बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, और यही फोर्स होता है F बराबर QVB, ओके। यानी कि यहाँ पे जो बल होता है, अरे चुंबकीय क्षेत्र कैसे अंदर, बल की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तथा जो जो बल लग रहा है इसके ऊपर चुंबकीय बल, ये दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि F क्या होगा B के साथ में परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब देखो मेरे पास में F है और B है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो आंसर 0 आना चाहिए। अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है cos थीटा निकल के आता है, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, आप क्या करो F हमारे को पता है, B हमारे को पता नहीं, तो ऑप्शन से देख लो कि भाई B की वैल्यू कौन सी हो सकती है, B की वैल्यू कौन सी रखे ताकि उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और आंसर 0 आना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा, वो दिया हुआ है 8i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ में, j का j के साथ में, k का k के साथ में, इनका करेंगे कितना आएगा 32, इन दोनों का करेंगे आएगा 160, इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 72, कितना आएगा माइनस का 72। अरे ये तो बेटा नहीं आ सकता ना, ये कभी 0 नहीं मिलेगा। सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, अरे सेकंड वाले में क्या दे रखा है, ये वाला 6 दिया हुआ है, ये बेटा क्या दे रखा है 6 दे रखा है, और ये भी बेटा क्या दे रखा है सेकंड ऑप्शन में -8 दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 संग 24,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 120, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 12×96। अरे बेटा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगला वाला चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को देखो बेटा, ऑप्शन नंबर 4 को हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, यहाँ पे -6i कैप, यहाँ पे दे रखा है बेटा -6i कैप, यहाँ पे दे रखा है -8 कैप। इसको चेक करते हैं हम। यहाँ से बेटा क्या आएगा, 24 आ जाएगा, -24, यहाँ से क्या आएगा माइनस प्लस 120 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 12×96 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से इन दोनों को टोटल करेंगे तो माइनस का 120 प्लस 120 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, यानी कि चुंबकीय जो विद्युत ये जो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए बी का मान वो कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से हम कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 40 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कोई जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ जीने के हैं 4 दिन। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में 40 नंबर, ठीक है 40 नंबर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा है, 11 वोल्ट 44 वोल्ट लैंप पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्रारंभिक परिपथ में धारा क्या होती है। ठीक है, इसने बोला है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इसने 11 वोल्ट 44 वॉट लैंप पर कार्य करता है। यानी कि शक्ति, हम शक्ति की बात कर रहे हैं, तो शक्ति बेटा क्या होती है, P बराबर VI। क्या होती है बेटा, P बराबर VI। ठीक है, तो बेटा इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे P की वैल्यू गिवन है हमारे पास में बेटा, इसने दे रखा है कि 11 वोल्ट पर 44 वोल्ट की शक्ति खर्च करता है। यानी कि हम P 44 वोल्ट कब, 11 वोल्ट पर, कितने पर 11 वोल्ट पर, तो I का मान निकालना है ना बेटा। I का मान क्या निकल के आएगा, 4 एम्पीयर निकल के आ जाएगा बेटा। इसका ऑप्शन हमारे पास में 40 का कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, ये भी टाइप मतलब एक टाइप का फर्जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या आएगा। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90 डिग्री सेक्टर से एक संगत एक चाप हटा दिया जाता है। हमारे पास में एक वृत्तीय छल्ला है, रेंग है हमारे पास में, ठीक है, इसका एम द्रव्यमान है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण बेटा क्या आएगा, I इज इक्वल टू mr²। कितना आ जाएगा बेटा, mr²। बचे हुए छल्ले के भाग का जड़त्व आघूर्ण छल्ले के केंद्र से गुजरने वाली तथा छल के तल के लंबवत। इसने बोला कि 90 डिग्री से ये वाला भाग यहां से उड़ा दिया भाई ये वाला भाग उड़ा दिया। ठीक है, तो बचे हुए छल्ले के भाग का जड़त्व आघूर्ण छल्ले के केंद्र से, इस छल्ले के केंद्र से गुजरने वाली तथा छल्ले के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष mr² का k गुणा है। अच्छा, mr² का k गुणा है, इसने लिखा है। देख लेते हैं बेटा क्या आएगा। देखो, अरे आपने क्या कर दिया, इसका 90 डिग्री से उड़ा दिया, मतलब ये पाव भाग आपने उड़ा दिया, यानी कि m/4 को आपने उड़ा दिया। अरे द्रव्यमान कितना बचेगा, 3m/4। जो हम क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे थे, 41 में जो बेटा हमारे को दिया गया है वो बेटा दे रखा है कि हमारे पास में एक वृत्तीय छल्ला है। ठीक है, क्या है बेटा, हमारे पास में एक वृत्तीय छल्ला है जिसकी त्रिज्या हमारे पास में r है, और इसका जड़त्व आघूर्ण बेटा क्या निकल के आएगा, I इज इक्वल टू mr² निकल के आ जाएगा। इसने बोला है कि यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे एक छोटा सा टुकड़ा काट के हमें बाहर फेंक दिया, यानी कि भाग ये वाला बचेगा। यानी कि हमने क्या कर दिया, m/4 जो द्रव्यमान है उसको काट के फेंक दिया, पीछे द्रव्यमान कितना बचेगा, 3/4m। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे I' इज इक्वल टू 3/4 mr² लिखेंगे। इसने बोला है कि नया जड़त्व आघूर्ण आ रहा है वो mr² का k गुणा आ रहा है। कितना आ रहा है, mr² ये इसका k गुणा, यानी कि k कितना है, 3/4। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 42 दिया हुआ है ये भी एक लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए थी, एक समान वृत्ताकार गति के बारे में भी पता होना चाहिए था। तो 42 को हम डिस्कस करते हैं। इसलिए लिखा कि एक कण r त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में t
एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम ले रहा है बेटा वो कैपिटल टी ले रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में वो होता है दूरी बटा समय। टोटल दूरी कितनी होगी, इसकी त्रिज्या हमारे पास में r है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई r अपॉन में 4 में मान लेता हूँ v है, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 पाई r अपॉन में v। तो यहाँ से वेग बेटा क्या निकल के आएगा, वेग निकल के आएगा 2 पाई r बटा में t करके। इसमें बोला कि यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया जाता है। अरे एक कण को हम क्या कर रहे हैं, एक कोई कण है इसको हम क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, कितने कोण से फेंक रहे हैं, थीटा कोण से फेंक रहे हैं। और इसमें बोला है कि चाल वही है जो चाल यहाँ की है, तो मान लेते हैं कि ये चाल क्या है, v है। तो इसने बोला है कि तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। ये जो हाइट है ना मैक्सिमम हाइट, ये वाली h मैक्सिमम, इसने बोला है कि इसका मान किसके बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पे दे दिया 4r के बराबर प्राप्त करता है। अभी आपको h मैक्सिमम बेटा पता होना चाहिए। h मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इज इक्वल टू 4r। यहाँ से हमारे को sin स्क्वायर थीटा निकालना है, तो sin स्क्वायर थीटा बेटा क्या मिलेगा, तो वो हमारे को मिलेगा ये 2g इधर चला जाएगा, 2 और 4 का गुणा होगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 8, और g यहाँ पर आ जाएगा, r भी यहाँ पर आ जाएगा, u स्क्वायर नीचे आ जाएगा। हम इसका वर्गमूल लेंगे बेटा, वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास में आएगा sin थीटा इज इक्वल टू इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। अरे आपको 8 का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, ठीक है, 8gr अपॉन में u स्क्वायर। अरे u स्क्वायर यानी कि आपको इसका भी बेटा स्क्वायर, u का मतलब होता है प्रारंभिक, और प्रारंभिक भी बेटा क्या दे रखा है v, यानी कि इस वेग से हम फेंक रहे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर बेटा क्या निकल के आएगा, अरे 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, r का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है t का भी बेटा क्या होगा स्क्वायर होगा। इस हमारे को करना है इसका वर्गमूल, वर्गमूल लेने का मतलब इसकी घात 1/2 करके लिखेंगे। अरे भाई इसको काट दो, 2 बार कटेगा, एक इससे कटेगा, तो हमारे को मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे बचेगा g, यहाँ पे बचेगा t स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा पाई स्क्वायर, और एक बचेगा r। अरे हमारे को वर्गमूल भी तो लेना है बेटा, यानी कि इसका लगेगा हम 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा 2g स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर r की पावर 1/2, और आगे फिर आ जाएगा sin इनवर्स करके आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा sin इनवर्स। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 7 देखो बेटा, ये हमारा मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बेटा क्या दिया गया है कि समान साइज की 27 बूंदें हैं, समान साइज की कितनी बूंदें हैं, 27 बूंदें हैं, प्रत्येक 220 वोल्ट पर आवेशित होती है। हमारे पास में 27 बूंदें हैं, ऐसी कितनी है बेटा 27 बूंदें हैं, कितनी बूंदें हैं 27 हमारे पास में बूंदें हैं। इन बूंदों को मिलाकर के हम एक बड़ी बूंद बना रखी है, मान लेते हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या r है, ठीक है, बड़ी बूंद की त्रिज्या हम मान लेते हैं r है, ऐसी 27 बूंदें हैं। मान लेता हूं कि एक पर आवेश क्यू है, तो इसमें भी क्या होगा कि सभी पर क्या होगा क्यू आवेश, अरे सभी को मिलाएंगे तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना आएगा 27 क्यू का आवेश आ जाएगा। इसने बोला है कि छोटी बूंद का आवेश क्यू है, हाँ इसका प्रत्येक बूंद का विभव, अरे आवेश बराबर होगा तो सभी का विभव भी बराबर होगा, तो इसका इसने बोला है कि सभी का विभव बराबर है, सभी का विभव बराबर है, सभी की त्रिज्या बराबर है, मान लेते हैं कि त्रिज्या स्मॉल r है, तो सभी के देखो त्रिज्या बराबर आवेश बराबर होगा तभी तो सभी का विभव बराबर निकल के आएगा, यानी कि हमारे को सभी का आवेश बराबर कंसीडर करना पड़ेगा। तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते तो बड़ी बूंद का विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ से होते हैं छोटी बूंद का विभव क्या निकल जाएगा, छोटी बूंद का विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि आवेश इतना q, त्रिज्या कितनी मान लेते हैं r, और ये हमारे पास में 220 दिया हुआ बेटा, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 220 आना चाहिए। हमने क्या कर दिया बड़ी बूंद बना लिया, तो बड़ी बूंद का विभव हम कैसे निकालेंगे, इसका अरे फॉर्मूला k इनटू आवेश कितना 27q अपॉन में r, इसकी त्रिज्या कितनी होगी वो बेटा हमारे को निकालनी पड़ेगी। तो बेटा त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास में छोटे-छोटे 27 बूंदें हैं, आप इन सभी को मिक्स कर रहे हो तो इन सभी का आयतन होगा, उसे एक बड़ी बूंद बना रहे हो तो इन सभी का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा।
यानी कि छोटी बूंदों का आयतन, हमारे एक बूंद का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। ऐसे ऐसे 27 बूंदे हैं तो 27 बूंदों का आयतन ये हो जाएगा बेटा 27 गुणा, ये किसके बराबर हो जाएगा, बड़ी बूंद बना रहे हैं तो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर है। बड़ी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r, इसकी त्रिज्या कैपिटल हमने r क्यूब ले रखा है, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r क्यूब इज इक्वल टू हमारे को बेटा मिलेगा 27 r क्यूब। तो यहाँ से घनमूल लेने पर इसका घनमूल लेंगे तो 3 आएगा, इसका घनमूल लेंगे तो r आएगा। ये r बराबर बेटा क्या मिलेगा 3r। तो यहाँ पे रख देंगे r बराबर 3r। इसको सॉल्व करो और ये 9 बार कटेगा तो आंसर मिलेगा s इज इक्वल टू 9 k क्यूब अपॉन में r। अरे k क्यूब अपॉन r तो छोटी बूंद का भी वो होता है जो हमें पता है 220, यानी कि 9 का गुणा हम 220 से करेंगे तो आंसर जो इसका आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा 1980 वोल्ट। कितना आ जाएगा 1980 वोल्ट आ जाएगा। यही बड़ी बूंद का विभव होगा। फर्जी टाइप का ललन टाइप का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करते बेटा रब करते हैं इसको, एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ओके। समान क्वेश्चन नंबर 1 अहम द्रव्यमान का कण पृथ्वी सतह से समान वेग, एक पृथ्वी के सतह से एक वेग दे रखा है आपको, वेग दे रखा है वो दे रखा है k v e k लेस देन 1 है और v क्या है प्लान वेग दे रखा है बेटा, ये प्लान वेग है और k का मान लेस देन 1 है, यानी 0.2 0.3 0.9 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब यानी कि ये जो वेग है वो प्लान वेग से कम है। तो एक बात तो फिक्स है कि इस वेग से किसी भी वस्तु को प्रक्षेपित करेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही रहेगी, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी। क्लियर है। वो कितनी हाइट तक जाएगी वो हाइट हमारे को निकालना है। मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह है, यहाँ से आपने किसी वस्तु को फेंका है, ठीक है, और हमारे पास में ये जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की वो r होती है बेटा, कितनी होती है r होती है, इसने दिया भी है। तो चलो यहाँ से हम किसी भी वस्तु को फेंक रहे और मान लेते हैं कि वो h हाइट पर गई है, कितनी हाइट पर गई है h हाइट पर गई है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अरे आप जब h हाइट तक फेंक रहे हो, आपने b वेग से फेंका, कितने वेग से फेंका b वेग से, h हाइट तक जाकर फिर वापस आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जाकर इसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगी 0 होगी, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। बिंदु A पर कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर बिंदु B पर कुल यांत्रिक ऊर्जा। बिंदु A पर कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, अरे यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बेटा यहाँ की कितनी होगी तो हम लिखेंगे 1/2। मान लेते हैं जो द्रव्यमान आप फेंक रहे हो उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, कितने वेग से फेंक रहे हो v वेग से, तो लिखेंगे 1/2 m²। अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही करोगे ना। फिर प्लस यहाँ पे जो कण होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अरे ये धरातल पर r दूरी पर सेंटर से, तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा इसके पास में होगी वो बेटा होगी, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पता होना चाहिए जी। कैपिटल M की पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m यानी कि यहाँ पे जो बॉल है इसका द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, और यहाँ से दूरी कितनी है दोनों के बीच की, वो कैपिटल R इज इक्वल टू ये कुल यांत्रिक ऊर्जा A पर आ गई। फिर कुल यांत्रिक ऊर्जा B पर निकालेंगे। अरे B पर कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी बेटा, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो निकल के आएगा वो बेटा निकल के आएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, वो आएगा बेटा, हाँ यहाँ पे कोई गतिज ऊर्जा तो हो गई, रुक जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगी सारी की सारी, लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा जी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान से कैपिटल M, तो कण का द्रव्यमान कितना है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी h ये और r ये, कितना हो जाएगा r प्लस h। इसको बेटा हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखो m के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, m यहाँ पर भी m यहाँ पर भी m यहाँ पर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b² बटा 2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो बेटा g m स्मॉल m r प्लस h, ये माइनस का है इसको इधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये m तो वैसे मैंने काट दिया है तो ये आ जाएगा g m अपॉन में r। इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, और तो b² इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से आंसर जो हमारे पास में निकल के आएगा वो आंसर हमारे को निकालना है, ठीक है। तो देखो इसने बोला है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, अच्छा यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू कि s के वेलोसिटी का बेटा फार्मूला क्या होता है, s के वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2gr, क्या होता है बेटा 2gr, ठीक है। और g की वैल्यू स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ये फार्मूला दिया हुआ है बेटा ये वाला, दोनों साइड स्क्वायर करके क्या आएगा k², यहाँ पे स्क्वायर करके क्या आएगा 2gr। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा v²
स्क्वायर इंटू 2। अरे जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, जी है अपॉन में आर स्क्वायर होती है, और यहाँ पे हमारे को आर दे रखा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बेटा क्या मिलेगा, के स्क्वायर 2gm अपॉन में आर। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये वैल्यू आप बेटा यहाँ पे रख दो और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के स्क्वायर 2gm अपॉन में आर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का प्लस का gm, ऐसा करके gm यहाँ पर भी है, gm यहाँ पर भी है, आप कॉमन ले लो तो gm कॉमन आ जाएगा, तो उससे बचेगा माइनस का 1 प्लस r प्लस h, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में r। gm से gm हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से हमारे को मिलेगा k स्क्वायर 2k स्क्वायर अपॉन में r। कर लेगा बेटा। अरे बेटा एक मिस्टेक हमने यहाँ पे करी है, वो भयंकर करी है, तो यहाँ पर भी होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 कहाँ गया बेटा, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा k स्क्वायर बट k स्क्वायर बटा r इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेटा आएगा r प्लस h, और यहाँ पे r को हमारे को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस r प्लस h। बेटा यहाँ पर जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर जो निकल के आएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में जो आंसर बचेगा वो बेटा ये वाला आंसर बचेगा k स्क्वायर r अपॉन में 1 माइनस k स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर बेटा यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा लेंथी था, इसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, बाकी सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं 45 नंबर। ठीक है, 45 करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है बेटा, वो क्या दिया गया है 45, इसको सॉल्व करते हैं। एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ करती है तथा 5 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है। एक गाड़ी है अपने पास में, ठीक है, ये एक हमारे पास में गाड़ी है, ठीक है, और विराम अवस्था से प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से प्रारंभ कर रही है, और यहाँ से u बराबर 0 इसका दे दिया, और t बराबर 4 सेकंड के बाद में जैसे यहाँ पर पहुंच गए, इसका त्वरण दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो त्वरण है वो 5 मीटर पर सेकंड है। कितना त्वरण दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ का मैं वेग निकाल सकता हूँ, इसने बोला कि t बराबर 4 सेकंड के बाद में वेग क्या होगा, यानी t बराबर 4 सेकंड पर यहाँ पर पहुंच रही है ना, तो यहाँ का वेग निकाल सकता है। गति का पहला समीकरण v = v + at, u का मान कितना है बेटा 0, a का मान कितना लिखा है 5, यहाँ से यहाँ तक हमें टाइम कितना लगा है 4 सेकंड, यानी कि यहाँ का वेग मेरे को मिल गया 30 मीटर पर सेकंड। कि जिस क्षण यहाँ पर गाड़ी है उस समय उसके पास में वेग कितना है 20 मीटर पर सेकंड का वेग है। अब इसमें बोला है कि इसके अंदर बैठा हुआ आदमी है, गेंद को खिड़की के बाहर फेंकता है, यहाँ पर एक गेंद है उस आदमी के हाथ में। अरे आदमी भी देखो, गाड़ी इतने वेग से दौड़ रही है, तो आदमी जो बैठा हुआ होगा वो भी उतने ही वेग से अंदर दौड़ेगा इस डायरेक्शन में, बॉल भी उसी वेग से इधर की ओर दौड़ेगी, यानी कि बॉल के पास में भी वेग होगा जो गाड़ी के अंदर होगा, तो गाड़ी के अंदर बॉल पड़ी हुई है ना, तो उसके पास में भी वेग होगा 20 मीटर पर सेकंड का। अब आपने बॉल को क्या कर दिया है, नीचे गिराया जाता है, तो बॉल आप नीचे फेंको, एकदम से नीचे नहीं आएगी, इसके अंदर वेलोसिटी है ना, इस डायरेक्शन में बॉल किस तरीके से नीचे आएगी, ठीक है, तो इस प्रक्षेपी पथ पर गति करेगी। तो इसने बोला कि t बराबर 4 सेकंड पर यहाँ के, t बराबर मान लिया कि 6 सेकंड के बाद में यहाँ पर पहुंच रही है, तो इसने बोला कि गेंद का वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा। अरे गेंद का वेग निकालना है बेटा, हम क्या करेंगे, प्रक्षेपी पथ पर गति कर रही है, तो प्रारंभिक जो वेग होगा बेटा वो ये होगा, इस दिशा में होगा 20 मीटर पर सेकंड बॉल का, इस दिशा में प्रारंभिक वेग बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि v y दिशा में प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो 0 होगा, यदि आपको प्रारंभिक वेग आपको x दिशा की बात करनी है तो ये हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि x दिशा में त्वरण कितना होता है 0 होता है। अरे x दिशा में कोई त्वरण थोड़ी होता है, गुरुत्वीय त्वरण की अधीन गति कर रही है ना, तो नीचे की ओर त्वरण होगा सारा का सारा, जी 9.8 होता है ना, नीचे की ओर होगा त्वरण, यानी कि अपन a की बात करें त्वरण y दिशा में होगा कितना होगा 10, इसमें बोलेंगे 10 लेकर के सॉल्व करना है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, तो मान लेते हैं कि ये कण यहाँ से यहाँ पर आया, मतलब यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि y दिशा में इतनी वेग निकला, पर जब यहाँ पर आएगा तो y दिशा में वेग ये होगा, x दिशा में वेग ये होगा। मान लेते हैं ये वेग क्या है v है, कौन सी दिशा में x दिशा में, मान लेते हैं ये वेग v है, कौन सा है y दिशा में। अरे अंतिम वेग क्या हो, अरे यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड का, यानी कि 2 सेकंड के बाद में x दिशा में वेग क्या होगा, अरे फार्मूला u + at, अरे कौन सी दिशा के लिए x दिशा के लिए फार्मूला अप्लाई कर लो। अरे vx का मान निकालना है, ux कितना था 20 + ax कितना होगा इस दिशा में 0, अरे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, देखिए ये भी बेटा क्या निकल आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसको भी निकालते हैं, अरे यहाँ पर भी स्टार्टिंग में बेटा क्या था 0 था, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ पर पहुंचे इस दिशा में वेग क्या होगा vy = फार्मूला ये अप्लाई करेंगे uy बेटा कितना है 0,
दिशा में वेग क्या मिला 20 मीटर पर सेकंड। x दिशा में भी वेग यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, y दिशा में भी वेग 20 मीटर पर सेकंड है। दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो हमारा ये वाला बेटा मिलेगा। यही पूछा है इसने कि भाई कितना वेग होगा। अरे सीधा तरीका है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। अरे यहाँ पे 20 रखेंगे, 20 से इसको 400, यहाँ पर भी 20 रखेंगे, 20 से इसको कितना होगा 400, 400 400 कितना होगा 8। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20√2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 20 को अगर भेजोगे 4 होगा, 2 का गुणा होगा 800 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में आ जाएगा, या तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है। अब देखना है त्वरण भी चेक करना है। अरे त्वरण कितना होगा वॉल पर, केवल एक ही होगा ना, ये वाला इस दिशा में तो कोई त्वरण है ही नहीं, तो नेट त्वरण क्या मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। कौन सी दिशा में, नीचे की करेंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा ढंग का था, थोड़ा लेंथी था, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। 46 करते हैं, ठीक है। R1 का R2 त्रिज्या की दो आपको चालकीय और वृत्तीय लूप दिल में सम कैसे रखी गई है। 46 करते हैं जल्दी से बेटा। 46 क्या आता है 46 करते हैं हम बेटा 46। देखो हमारे को R1 का R2 त्रिज्या की दो चालकीय वृत्तीय को एक तल में सम केंद्रित रखी गई है। R1 का मान ज्यादा है, R2 का मान कम। R2 का मान कम है और R1 का मान ज्यादा है। मान लेते हैं कि इसमें जो धारा बह रही है वो I बह रही है, इसकी त्रिज्या हमने R1 कंसीडर कर रखी है, इसकी त्रिज्या को हमने R2 कंसीडर कर रखा है। तो इसमें बोला है कि प्रेरकत्व M समानुपाती होगा। अरे प्रेरकत्व का फार्मूला होता है बेटा M ∅I। क्या होता है phi का मतलब होता है इसके अंदर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो इसके अंदर से फ्लक्स कितना गुजरेगा तो वो निकलता है। I इसके अंदर यदि करंट हो जाएगी तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा। phi का फार्मूला होता है B * A। बेटा क्या होता है B * A। यदि मैं मान लेता हूं कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र B है और एरिया इसका A है, तो हम लिखेंगे B * A I। B का मान कितना होगा, अरे जब इसमें से धारा बहेगी तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा वो आएगा μ0 Ni/, क्या लिखते हैं μ0। n का मतलब फेरों की संख्या 1 है तो 1 ही लिखेंगे। I कितनी करंट मेरी I/2R। 2R का मतलब इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है R1। हम बड़ी कुंडली की वजह से यहां पे निकाले तो बड़ी कुंडली के अंदर धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र में तो बड़ी कुंडली का आएगा, तो हम लिखेंगे μ0 आगे में 2R1। हां यहां पे लिखेंगे एरिया। अरे इसमें से फ्लक्स निकालना तो एरिया कौन सा लेंगे, छोटी कुंडली का लेंगे, तो लिखेंगे πr2 स्क्वायर। अरे यहां से देखो m इसके समानुपाती, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, यानी कि m समानुपाती लिख सकते हैं r2 स्क्वायर अपॉन में r1। तो ऑप्शन हमारा बेटा जो आ जाएगा सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। तो 47 को करने से पहले मैं 48 को डिस्कस कर लेता हूं। 47 थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 48 को डिस्कस करता हूं। 48 बड़ा सिंपल है। 48 में देखा बेटा एक 12A लंबाई तथा प्रतिरोध R का समान चालकीय तार है। एक हमारे पास में 12A लंबाई का तार है। ओके, आपने क्या किया, उसको एक भुजा के समबाहु त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समबाहु त्रिभुज बना। हम क्या कर रहे हैं, उस तार को लिया 12A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो 12A लंबाई का तार है ना उसके आपको 4 फेरे बनाने पड़ेंगे। अरे इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी, n 4 होगी। तो कि इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या निकल के आएगा, चुंबकीय आघूर्ण का अरे बेटा अरे एक लंबाई एक फेरा बनाएंगे तो इसमें लंबाई कितनी काम आएगी, 3 काम में आएगी ना। तो हम 4 फेरे बनाएंगे तो 12 लंबाई काम में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 फेरे बना दिए। आई का मतलब अरे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई। अरे आधार कितना होगा a होगा, ऊंचाई कितनी होगी बेटा √3/2 a होगी। 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 आंसर मिलेगा √3। i को i लिखेंगे, a का गुणा इसको से होगा √3 i इसको, तो बेटा थर्ड ऑप्शन में यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 45 को हम बेटा डिस्कस करते हैं। एक 0.15 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तथा जमीन से टकरा के समान ऊंचाई तक उछलती है। गेंद पर लगाए गए आवेग का परिमाण कितना होगा। अरे नीचे समय क्या होगा mv, फिर ऊपर जाएगी उतने ही वेग से यानी कि mv ऊपर होगा, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। हम क्या लिखेंगे, अरे आवेग क्या होगा है समय में परिवर्तन। पहले समय क्या था mv, नीचे की ओर था, फिर समय क्या है ऊपर की ओर mv। आई क्या लिखेंगे, अरे इसके माइनस में लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर मिलेगा 2mv 2 इनटू अरे m दे रखा है बेटा 0.15
v का मतलब वेग। अरे वेग जब धरातल पे पहुंचेगी 10 मीटर की ऊंचाई से, तो धरातल पे जब पहुंचे थे तो वेग कितना होगा √2g। ये तो गली गली में बच्चे को पता है। तो बस ये फॉर्मूला आपको कहां पे लेना है 0.15 इनटू 2 इनटू g का मान कितना है 10, s का मान कितना है 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आएगा इसका 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये बेटा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है बेटा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु उपस्थित है। यदि एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष के लंबवत तथा इसे 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब बेटा जो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 50 दे रखा है उसको बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है ऐसे पता कर लो भाई प्रतिबिंब बनेगा कहां। बेटा यहां पे जो आंसर निकल के आएगा देखो इसने जो दे रखा है एक उत्तल लेंस है, इसके सामने किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं भी बनेगा और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी समतल दर्पण को रखा गया है। इसकी फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। पहले ये पता कर लेते हैं कि इसके सामने वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो b की दूरी को निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/a बराबर -1/e + 1/b। पर u का मान दे रखा है 60 सेंटीमीटर। चूंकि ये 60 है वो लेंस के इधर है तो माइनस में 60 लिखेंगे, यानी कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और हम b की वैल्यू को सॉल्व करके निकालेंगे और b की वैल्यू बेटा निकल जाएगी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब ये है और ये दूरी तो बेटा 40 से 60 मतलब यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा। It's not a game, it's a rich thing.